हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा पॉलिटी का लेक्चर है और पॉलिटी में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था कल, पर लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ था। पर एट द बेस कैमरा ये पहला लेक्चर है। पॉलिटी हमने प्रीवियस लेक्चर में ज्योग्राफी में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं और काफ़ी बिग बैंग थ्योरी और प्लानट सोलर सिस्टम वो सब डिस्कस हो गया। अब पॉलिटी हम आज से शुरू कर रहे हैं, इसलिए रिकॉर्ड किया जा रहा है लेक्चर ताकि जो नए स्टूडेंट आने वाले होंगे वो इसको देख लेंगे एक बार। तो पॉलिटी के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट के, कि पॉलिटी सब्जेक्ट क्या होता है। इफ़ एनीवन कैन टेल मी कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटी, पॉलिटी की क्या डेफिनेशन है, क्या होता है पॉलिटी, कोई बता सकता है आप में से? संविधान तो एक लिटरली इसी में चीज़ है। पॉलिटी मतलब बेसिक राजनीति, बेसिक राजनीति, जैसे इलेक्शन होते हैं, चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट कैसे चलती है, कैसे नॉमिनेट करते हैं, कैसे राज्यसभा बनती है, कैसे लोकसभा बनती है, किस तरीके से गवर्नर अपॉइंट होते हैं, किस तरीके से प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं, कंट्री के लिए कैसे पूरा बजट पेश किया जाए, किस तरीके से खर्चे एक्सपेंडिचर्स चले, कंट्री के खर्चे कैसे चलेंगे, कैसे फिस्कल डेफिसिट निकाला जाएगा। तो इसके पीछे हम पहले इसको इतना सब कुछ समझने से पहले पॉलिटी मतलब बेसिक गवर्नेंस, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक राजनीति, इसको पॉलिटी कहते हैं। बहुत डिफरेंट इसकी डेफिनेशंस हैं। आप लक्ष्मीकांत की बुक प्रेफर करेंगे, आईएएस के स्टूडेंट और यूपीपीएससी के स्टूडेंट सब लक्ष्मीकांत ही ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीकांत ही पढ़ेंगे। तो पॉलिटी के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हमारी जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है, जिसमें हम गवर्नेंस भी पढ़ेंगे कि देश कैसे चलाया जा सकता है, जिसमें हम पूरा राज्यसभा लोकसभा पढ़ेंगे, भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसमें जो हमारे बेसिक्स फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम ना एक कहानी से शुरू करते हैं माइंड मैप में, क्योंकि हम विदाउट रजिस्टर वाली क्लास में हैं और बिना हम जो है पिक्चोरियल फॉर्म में माइंड मैप बनाएंगे एक, उसी से हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे ईजिली। तो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कैसे होंगे? जब हम चीज़ों को समझेंगे। सपोज दैट आप एक फैमिली में रहते हैं, आपकी एक फैमिली है, आ जाओ भाई आ जाओ, आपकी एक फैमिली है। उस फैमिली में क्या है, फादर भी रहते हैं, मदर भी रहती हैं और बहुत सारे भाई बहन भी रहते हैं। तो उस फैमिली को कोई तो गवर्न करता है, यानी फादर गवर्न करते हैं। तो हेड फादर है, एक तरीके से घर के प्रेसिडेंट है, मुखिया बोल सकते हैं, वी कैन से ऑल्सो मुखिया। तो वो फादर जो है प्रेसिडेंट एक तरीके से। तो सभी के पास जो है ना पूरी काम डिस्ट्रीब्यूटेड है। मदर जो है एक घर के नहीं, एक स्ट्रेटेजी बनी हुई है, एक कानून बना हुआ है बेसिक, कि जो लेडीज है ना वो कपड़े फीमेल वाले पहनेंगी, इफ दे आर नॉट फॉलो द लिबरलिज्म। अगर वो लिबरलिज्म को नहीं कर रहे फॉलो तो कपड़े याले पहनेंगी। मर्द घर के कमाएंगे, छोटे वाले बच्चे जो हैं जो वो पढ़ने जाएंगे। एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बनी हुई है घर की। सपोज दैट अम्मा कमाने जाएं, अब्बा रोटी बनाएं और बच्चे ताश खेल रहे हैं, तो पूरा घर का निज़ाम बिगड़ा हुआ है। एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक घर के अंदर एक ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई कानून हो, घर चल सके, घर की इकॉनमी मैनेज हो सके, घर के अंदर कोई बेसिक संविधान नहीं है। तो इसी तरीके से अब हम आते हैं अपने लेक्चर पे। मैंने ये एक आपको एग्जाम्पल दिया है। तो एक घर में भी कोई मुखिया होता है, फिर सब मुखिया होता है, जैसे मदर, फिर उसमें भी एक बड़ा भाई होता है, ठीक है, जिसको आप गवर्नर टाइप या इस तरीके का हम समझ लीजिए, ठीक है। तो हमने एक माइंड स्ट्रक्चर बनाई है एक फैमिली को लेकर के। इसी तरीके से एज वेल एज इंडिया भी एक, भारत भी एक देश है। अब फैमिली के अंदर कुछ काले होते हैं, कुछ पीले सफ़ेद होते हैं, गोरे होते हैं, सभी है, डाइवर्सिटी है। तो ऐसी हमारे देश के अंदर भी नॉर्थ में ज़्यादातर गोरे लोग हैं, कश्मीरी, हिमाचली, ठीक है, क्योंकि भारत के अंदर हमारे नॉर्थ में ज़्यादातर गोरे लोग हैं, ठीक है। जैसे अब ये तुम्हारा कश्मीर आ गया, लेह लद्दाख, ये मिडिल आ गया, ठीक है, इसमें यूपी वगैरह है, ये गुजरात वाला एरिया है, या अरुणाचल प्रदेश वाला है, ये साउथ वाला तमिलनाडु का है। तो ऊपर वाला एरिया कौन सा है? नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ इंडिया। नीचे वाला साउथ इंडिया, और इधर वाला ईस्ट इंडिया, और इधर वाला वेस्ट इंडिया। माशाल्लाह, अब तो बहुत काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ठीक है। नॉर्थ में ज़्यादातर जो है इक्वेटर के पास नहीं आता, तो बर्फ़ रहती है, ठंडक रहती है, तो इसलिए ज़्यादातर गोरे लोग हैं। साउथ में जो है इक्वेटर के थोड़ा करीब है और सनलाइट ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ के लोग ज़्यादा मंगरेला टाइप के काले होते हैं। और मिडिल वाले जैसे यूपी के, तो हमारे गेहूँवी कलर होते हैं, जैसे नॉर्मली हमें सारे सीज़न मिलते हैं, ठंडा गर्मी मौसम सब चीज़ मिलता है। खैर ये समझाने का मकसद एक यही था कि भारत में डाइवर्सिटी है। नीचे के लोग काले हैं थोड़े,
ऊपर के लोग गोरे हैं, बीच वाले मटियाले हैं। सीजन भी सारे होते हैं भारत में। भारत क्या है, एक फैमिली है हमारी, एक फैमिली के तरीके से समझो। अब फिर डाइवर्सिटी एक बुनियाद पे और भी है हमारे भारत में, कल्चरल बेस पर डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता, अलग अलग दिखने वाले। हमारे चेहरों में डाइवर्सिटी है नहीं है, आपका फेस अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है, मेरा अलग है, सबका अलग है। तो हमारे देश में भिन्नता कैसे है, रेसिज्म में भी भिन्नता है, यानी कलर के बेस पे भी भिन्नता है, काले भी हैं गोरे भी हैं। लैंग्वेज बेस पे भी भिन्नता है, ठीक है। नीचे कन्नड़ बोली जा रही है, कहीं मलयालम बोली जा रही है, कहीं हिंदी बोली जा रही है, कोई संथाली बोली जा रही है, कहीं मंथाली बोली जा रही है, कहीं डोगरी बोली जा रही है। देयर आर द वेरियस ऑफ लैंग्वेजेस। तो बहुत सारी लैंग्वेज है, कहीं उर्दू बोली जा रही है, कहीं संस्कृत का रोल है। आपने 10 का नोट देखा होगा पुराना वाला, उस पर सारी भाषाएं लिखी हुई होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संथाली, मंथाली, डोगरी, है ना, ये सारी भाषाएं। तो कितनी डाइवर्सिटी है। ऐसी बिल्कुल हम देखेंगे एक चीज में और डाइवर्सिटी है, रिलीजियस, वेरी इंपॉर्टेंट। रिलीजियस यानी धर्म को लेकर के, यानी हिंदू भी रहते हैं इसमें, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, यहूदी भी हैं, सभी हैं। तो यह है हमारी डाइवर्सिटी, भिन्नता। हमारे देश के अंदर भिन्नता। ऐसी फैमिली में कोई भैया गुस्से वाला भी है, कोई भाई शांत भी है, कोई नमाजी है, कोई बेनमाजी भी है। इसी तरीके से मैं एक माइंड मैप लेकर चल रहा हूँ। यही वो बात लक्ष्मीकांत से मैं आपको सारी एक्सट्रैक्ट करके बता रहा हूँ, जो हमेशा दिमाग में चिपकने वाली है। कहीं पे भी आप इसको कॉन्सेप्ट को, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बातें क्लियर नहीं है। तो हमने ये जो चीज़ें देखी हैं, अब मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, पूरे देश की जो पॉलिटी है वो उसी चीज़ पे टिकी हुई है। और पूरा देश जो चलता है वो भारत संविधान से चलता है। तो यानी अब घर में अब्बा ने कोई कानून बना दिया, भाई 9 बजे घर में घुसना है सारों को, फैमिली के लिए, सुबह को ये पकेगा, कल को ये आएगा, एक बजट पेश कर दिया ना, और मंथली भी कर देते, भाई उसकी इतनी फीसें जमा होगी। इसी तरीके से हमारे देश को चलाने के लिए भी सिस्टम है। और वो सिस्टम कैसे बना, उस सिस्टम के पीछे की थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री समझ लो। एक पॉलिटी की, सियासतदान थे जब देश हमारा अंग्रेज़ों का गुलाम था, 1947 से पहले के एरा में हम जाते हैं, 1947 के पहले में। तो कॉलोनी थे ये, भारत जो है कॉलोनी था। कॉलोनी मतलब ऐसे नहीं कुछ कंस्ट्रक्शन कर दी, कुछ ईंटें वींटें खड़ी कर दी, कॉलोनी इस तरीके का। कॉलोनी मतलब कि राज किसी और का है, वहाँ से खजाना वजाना निकाल के वो अपने देश लेकर के जा रहा है, और थोड़ा थोड़ा फ़ायदा हमें भी दे रहा है, तो वो कहलाता कॉलोनी। ज़्यादातर ब्रिटिश की कॉलोनी थी, और फ्रेंच एक देश है उसकी कॉलोनी थे बहुत से देश, और हमारा गोवा पोर्तुगीज़ का कॉलोनी था। अब 1947 में जब देश आज़ाद होने लगा, रेड क्लाइफ लाइन डल गई, और जो है उस देश आज़ाद होने के बाद में जब बंटवारे का सारा होने लगा, तो लड़ाई यही चलने लगी कि इसको गवर्न कौन करेगा, चलाएगा कौन, इसको प्रधानमंत्री कौन बनेगा, प्राइम कौन करेगा इसको, देश को, प्रेसिडेंसी किसके अंडर में रहेगी। तो उससे पहले हमारे पास ना एक कमेटी आती है कि बोले कुछ तो कानून होने चाहिए देश को चलाने के लिए। बोले दावेदार तो नेहरू जी भी हैं, जिन्ना भी हैं, और भी मुस्लिम लीग के नेता और भी इधर के नेता थे। हाँ, तो चलाने के लिए कुछ तो कानून होगा, कैसे चीज़ें मैनेज होंगी, कैसे एसेट्स मैनेज होंगे। तो एक कमेटी बनाई गई। एक कमेटी जब बनाई गई, वो सच्चिदानंद ने, इस कमेटी के अंदर 3 खास लोग थे, सच्चिदानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके पास प्रेसिडेंसी थी। मतलब ये इस पूरी कमेटी के लीडर थे, भीमराव अंबेडकर। इन्होंने प्लान किया कि एक बजट टेबल पर एक चीज़ को रखा कि भाई ऐसे ऐसे चीज़ें होनी चाहिए, और ऐसे ऐसे हम पूरे देश को इस तरीके से चलाना चाहते हैं। तो अब ऐसा तो नहीं इन्होंने कानून बना दिया, इन्होंने पूरी हेल्प की इसको बनाने के लिए। कहीं फ्रेंच से कोई कानून वहाँ पे था फ्रेंच देश में, तो वहाँ से कुछ ले लिया, रशिया में कुछ था तो वहाँ से थोड़ा सा कुछ ले लिया। अरे भाई समझ में कन्फ्यूजन तो नहीं है, मॉडरेट है ना फॉन्ट मेरा, तो थोड़ा सा कुछ वहाँ से ले लिया, दूसरे देशों से, कुछ अमेरिका से ले लिया, है ना, कुछ। तो इसी तरीके से सारे कानून बनाए गए, और
एक इतने बहुत से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हुए, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने के बाद में क्या बना, एक वर्ल्ड लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्स एक तैयार हुआ। वर्ल्ड लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट, एक दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्स तैयार हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट्स तैयार हुआ। काय के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सच्चिदानंद, इन्होंने कमेटी बनाई, जगह जगह से चीज़ें कंट्री से एक्सट्रैक्ट की, रशिया से कुछ लिया, फ्रांस से कुछ लिया, इधर से कुछ लिया, उधर से कुछ लिया, सब लेने के बाद में, इकट्ठा होने के बाद में एक वर्ल्ड लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट तैयार किया। उस डॉक्यूमेंट को क्या कह दिया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ये वो कानून है, जैसे मैंने आपको बताया, किसी फैमिली को चलाने के लिए कोई कानून बनाता है कि कौन घर की इकॉनमी मैनेज करेगा, कौन ये काम करेगा, कौन रोटी पकाएगा, कौन, तो वो सारी चीज़ें, यानी एक तरीके की लगाम, हर किसी की लगाम जो है, सारी चीज़ें बना के ये बन गया संविधान, जिसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको इस पूरे 10 मिनट में सिर्फ पॉलिटी का इंट्रोडक्शन और कॉन्स्टिट्यूशंस का किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट हुआ ये बताया मैंने। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। बाकी जो बाद में आए वो लेक्चर्स देख लेना, 15-20 मिनट का जो निकल गया रिकॉर्डेड है वो। अब हम आ जाते हैं कि हमने कल का लिखा हुआ है, कल को भी देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तैयार हो गया, लागू कब हुआ भाई, देश तो हमारा 1947 में आजाद हो गया, ठीक है। फॉर्मेशन असेंबली कब हुई, 1950 में। इंप्लीमेंट होते होते तक 1951 हो चुका था, लेकिन एग्जैक्ट डेट 1950, 1950, लेकिन 1951 में मेनली इंप्लीमेंट हुआ है, अगर आप बुकलेट पे अगर देखेंगे। लेकिन ये जो तरह ना 1950 ऐसे करके, ठीक है, एक साल में देश में लागू करने में लग गया, लेकिन स्टार्टिंग डेट 1950। अब ये जब लागू हुआ तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को हम प्रॉपरली अच्छे से पढ़ेंगे ये क्या है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले जब हम शुरू करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हम अपने राइट्स पढ़ने वाले हैं, अपने अधिकार पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी पढ़ने वाले हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अगर आपने ये पढ़ लिया, मैं ये तो नहीं कहता कि आप लो हो जाएंगे, लो कर लेंगे, इंडियन पेनल कोड सीख जाएंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीख जाएंगे, ये लो के सब्जेक्ट्स है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने इतना ही पढ़ लिया तो यू आर एबल टू डिबेट टू एनीवन, आप किसी के साथ भी डिबेट कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसलिए नहीं, आपको अपने राइट्स पता चल जाएंगे, आपको एक इंटरनली पावर फील होगी, सबसे बड़ी चीज़ है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक अब ये डिक्टेटरशिप वाले सिस्टम चल रहे हैं। अब हमें इतना मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम फॉलो करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारे धर्म पे चलने की आज़ादी देता है, बोलने की भी आज़ादी देता है। आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी है, आर्टिकल 25 के अंदर हमें धर्म पे चलने की, प्रोपेगेट योर रिलीजियस एंड प्रीच योर रिलीजियस। आर्टिकल 26 में तुम्हारे जो धार्मिक प्लेसेस हैं उनको बिल्ड करने का अथॉरिटीज़ देता है। उसके बाद बहुत सारे इतने राइट्स हैं, तुम्हें सारा मालूम पड़ जाएगा कि कितनी ज़रूरी है हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन। खैर बात लंबी होगी, तो पॉलिटी हमने समझ लिया, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमने समझ लिया। अब हमने इसके अंदर ना 3 चीज़ों का बैलेंस बना करके रखना है। देश का जो वजन है पूरा वो इन 3 चीज़ पे है। सबसे पहला लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर को बोलते हैं विधायिका, जिसमें हमारे MLA MP ये सब जीत जात के जाते हैं और बैठते हैं। जैसे आपने देखा होगा लोकसभा में बहुत सारे, एक स्पीकर बैठ जाता है, प्रोटेन स्पीकर बैठ जाते हैं, और जो है वो सारे MP बैठे हुए होते हैं, है ना, लोकसभा में। और जितने भी छोटी भी असेंबली जितनी भी होती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज जितनी भी होती है MLA वाली, वो भी सब इसी में आती हैं। मतलब जितने भी नेता हैं वो सब यहीं जा करके बैठते हैं। आरएस भाई वो बताऊंगा मैं अभी। तो इसे क्या कहेंगे, लेजिस्लेचर। क्या कहेंगे, मेरे साथ कहिए, लेजिस्लेचर, यानी हिंदी में विधायिका, हिंदी में विधायिका। दूसरा क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटिव, क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटिव। क्या कहेंगे इसको, कार्यपालिका। यानी सरकार बन के जब जाएगी तो प्रधानमंत्री बन जाएगा, उसके अंदर फिर मंत्री बन जाएंगे लोग, वो सारे लोग काम करेंगे, जो देश चलाएंगे मेन वो कौन चलाएंगे, कार्यपालिका में कार्य करेंगे जो सारा, ठीक है। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैंड ओवर होंगे वो कार्यपालिका। अभी मैं लिखूंगा इसमें, पहले मैं अभी आपको बेसिक याद करा रहा हूं। ये दूसरा डिपार्टमेंट कौन सा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव,
और तीसरा क्या है? जुडिशियरी। तीसरा क्या है? जुडिशियरी। जुडिशियरी में क्या होगा? ये से क्या कहेंगे? न्यायपालिका, यानी हमें फैसला देगी। इसमें जो जज बैठेंगे सारे, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी बड़े सारे जितने भी न्याय होंगे ना, फैसले होंगे, वो सब ये देखेगी। अब ये यहाँ पे समझने का ध्यान क्या है? तो विधायिका, कहो मेरे साथ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इंग्लिश में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है भाई। अब मैं बताता हूं, लेजिस्लेचर में प्रेसिडेंट आएंगे जो राष्ट्रपति कहलाते हैं। ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा, वो सब इसी में काउंट हो जाएंगे। ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा और गवर्नर वगैरह जैसी बॉडीज भी इसी में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। तो इसमें समझ रहे हैं लेजिस्लेचर में कौन कौन आता है? राज्यसभा के यानी एमपी, एमएलए, ये सब इसी में बैठते हैं। जितनी भी बहसें होती हैं, इनमें से जब कोई एक बिल पास हो जाता है और पास होने के बाद में वो इम्प्लीमेंट होता है तो वो इनको दे दिया जाता है। आएगी तो नगरपालिका भी। ठीक है। हाँ, वो सब लोकल गवर्नेंस, मैंने लिख दिया ना, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जितनी भी सब इन्वॉल्व रहेंगी इसमें। अब ये तो एक समझाने के लिए स्ट्रक्चर है। अभी हम बेस बनाते हुए चल रहे हैं, फाउंडेशन बनाते हुए चल रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग स्टूडेंट भी नहीं है, उन्हें पहली बार चीज़ें मालूम हो रही हैं। तो कार्यपालिका में आप देख रहे हैं हम कौन क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले नहीं, वो एक अलग बॉडीज हैं, वो एग्जीक्यूटिव में आएंगी, वो बहुत लोकल की नीचे की बॉडी है। हम सबसे पहले हम इसमें आएंगे एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव में कौन काम करता है अभी सबसे पहले? नहीं भाई यार, जो सबसे ज्यादा इस टाइम पॉपुलर भाई, सीएम पीएम नहीं, प्राइम मिनिस्टर आएंगे भाई, प्रधानमंत्री। यार क्या, कहाँ हो यार? अब पीएम मोदी जी यहीं बैठे हैं, नरेंद्र मोदी। पीएम मतलब मोदी, यहाँ पे बैठे हैं एग्जीक्यूटिव में, पीएम में। ठीक है। सबसे ज्यादा पहले तो कार्य यही करेंगे ना, और पीएम के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा? मिनिस्ट्री, बस खाली। ठीक है, मिनिस्ट्री। अब मंत्रालय जिसे बोलते हैं। अब मंत्रालय में क्या हो सकता है? रेलवे मंत्री, उड्डयन मंत्री, रेलवे मिनिस्टर, जो रेल का सारा देख रेख देखेगा भाई। एक है एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर। और फॉरेन मिनिस्टर, इरिगेशन मिनिस्टर्स, जो पानी वगैरह जितना भी इरिगेट कराते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर समझ गए? मैं समझा देता हूं एक बार, कुछ नए भी स्टूडेंट है। डिफेंस मिनिस्टर आएगा जो पूरे देश की सुरक्षा का देखेगा। बंदूकें कितनी आनी है, राफेल कितने आने हैं, Su-30 कितना आना है, MiG-30 कितना आना है, नेवी कितनी मैनेज रखनी है, नेवी की जो पानी वाली आर्मी है उसको कैसे मैनेज करना है, एयर वाली आर्मी है, ठीक है, जितनी भी है, एयर डिफेंस जितना भी हमारा हवाई वाले जहाज वाली आर्मी है वो कैसे, और स्थल वाली आर्मी जो है वो कैसे मैनेज करनी है। फाइनेंस मिनिस्टर क्या करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन आज के टाइम में जो है वित्तीय मंत्री बोलते हैं उसको हिंदी में। यानी देश का कितना खर्चा हुआ, कितना घाटा हुआ, कितना फायदा है, किसको कितना पैसा देना है। डिफेंस को इतने रुपए देने, एजुकेशन को इतने रुपए देने, रेलवे वाले को इतने रुपए देने, इसको इतने रुपए देने। दीज आर ऑल इन्वॉल्विंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिसको बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री में जो है ना, जो कार्य करेंगे वो एग्जीक्यूटिव में आएंगे, सब लोग एग्जीक्यूटिव बॉडीज है वो। अब मैं मिनिस्ट्रीज के ऊपर बात करूं, जैसे कि हमारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो किसी ना किसी बॉडी के अंडर में आते हैं। ये छोटे छोटे डिपार्टमेंट हम पढ़ेंगे, जब बाद में आगे वो चलेंगे ना तो हम डिपार्टमेंट्स पढ़ते रहेंगे। मैं अभी मिनिस्ट्रीज के बारे में बात कर रहा हूँ। कोई बता सकता है इस टाइम पे रोड मिनिस्ट्री किसके पास है? नितिन गडकरी है ना। नहाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। तो ये सारी मिनिस्ट्रीज इसमें आती हैं। रिजवान आ रहा है ना समझ में? लेजिस्लेचर में प्रेसिडेंट आएगा, राष्ट्रपति बोलते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और जितनी भी लोकल गवर्नमेंट्स बॉडी है।
एग्जीक्यूटिव में मिनिस्ट्रीज आ जाएंगी, ठीक है ना। और मिनिस्ट्रीज को कैबिनेट मिनिस्ट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है नहीं। कैबिनेट में वो अपने 4-5 लोगों की अपनी हेड कमेटी बना लेते हैं बड़ी, किसको कितना काम देना है वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। उसके नीचे हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज आ जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी IAS ऑफिसर, पुलिस महकमा और ये IPS ऑफिसर, ये जितने भी सब हैं कार्य करने वाले एग्जीक्यूटिव बॉडी है। यानी सबसे मेन सरकार जो मान लो ना, अब इसको मान लो, क्योंकि लेजिस्लेचर में ना आपके अपोजिशन वाले भी हैं और जो सरकार में है वो भी हैं, सब लोग हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव में तो सिर्फ वही लोग होंगे जिनकी सरकार बन के पहुंचेगी कि ये लोग काम करने सफल हो गए। इस माइंड मैप को अगर आपने प्रॉपरली समझ लिया और एक बार दिमाग में चिपका लिया कौन से लोग कायम हैं इन 3 डिपार्टमेंट में से, तो आपको पूरा देश समझ में आ जाएगा। चीज़ें तुम्हारे सामने खुल जाएंगी। तुम यूट्यूब पर, फेसबुक पर वीडियोस नहीं देखोगे, राज्यसभा और लोकसभा के जो तालियां पटकती हैं वहाँ, वो तुम देखोगे लड़ाइयाँ। तो बोले भाई ये क्या चल रहा है हमारे देश के लिए, एजुकेशन का बजट क्या है भाई, डिफेंस के लिए क्या बजट आया भाई, क्या कानून पास होने वाला है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट्स आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। यू विल बी द अवेयर नाउ डेज के करंट अफेयर क्या हो रहा है, क्या क्या सब कुछ चल रहा है, ठीक है ना। तो अब हम ना इसको हमने इतना क्लियर है, समझ में है ना। अब जुडिशरी में देख लो, यानी जो अब ये भाई कुछ तो गड़बड़ करेंगे भाई, ये अगर कुछ गड़बड़ करेंगे एग्जीक्यूटिव वाले, कार्यपालिका वाले, तो इनको रोकथाम के लिए कोई तो होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, सच्चिदानंद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और भी बहुत जनों की, मुसलमान न्यूज़ में थे उसमें कमेटी पूरी, तो उन्होंने सारी चीज़ें बैलेंस करके बनाई हैं। अब इसमें क्या रखा है सबसे पहले इन्होंने, मैं इधर आ जाता हूँ, शायद कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो। पहले क्या आएगा, सुप्रीम कोर्ट, यानी देश का सबसे बड़ा अदालत, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम क्या कह सकते हैं, अपर कोर्ट, अपर कोर्ट भी बोल सकते हैं। दूसरा कौन सा कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट, क्या कहेंगे, हाई कोर्ट, जो इससे नीचे का लोअर कोर्ट बोलते हैं इसको। ये छोटे छोटे केस। अब आपका लड़ाई झगड़ा हो गया तो क्या आप सोच रहे हैं कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कर देंगे, नेवर, आप पे और जेल और हो जाएगी आपको। फिर उसके बाद क्या आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी अपने शहर के जो अपना डिस्ट्रिक्ट है उसके छोटे छोटे कोर्ट। अब ये है कि लड़ाई झगड़ा हुआ यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तुम बातें कर रहे हो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा मैं तो, या हाई कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट भी नहीं जा रहे। तो उसके बाद में अभी लोकल कचहरीज भी अवेलेबल है। और अभी हमारा जो जब से ई जस्टिफिकेशन चला है, इलेक्ट्रॉनिक जस्टिफिकेशन या डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से मूव किया है, तब से प्लानिंग चल रही है कि इंटरनेट पर ही प्रॉब्लम सॉल्विंग और केस को हैंडलाइज किया जाए। बहुत सारी गवर्नमेंट जो है प्रोविजंस बना रही है इसके लिए। तो हमारा समझना इतना ही है। तो जुडिशरी में क्या आएगा, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारी चीज़ें आएंगी। अब समझने के लिए इसमें एक चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ इसमें समझने की यह है कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ये 3 चीज़ें हैं। अब लेजिस्लेचर में क्या सिस्टम है कि भाई प्रेसिडेंट बैठेंगे राज्यसभा में और लोकसभा में, जो MP हैं, MP समझ गए, उधर मत देखो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसी तरीके से पहले का जो हमारा संसद था, ये सब बैठेंगे। एक अपने नोट पे 50 के नोट पे देखा होगा कि संसद होती है, पार्लियामेंट होती है, तो उसमें सब लोग बैठते हैं, ये जो लेजिस्लेचर में आते हैं। अब उसमें से सारे MP आते हैं। 10 लाख, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 10 लाख पीपल्स पे एक MP अपॉइंट होता है। 10 लाख लोगों पे एक MP की जिम्मेदारी होती है, ठीक है नहीं, 10 लाख लोगों का एक MP। जैसे जैसे अब जो है डिवाइड होते जाएंगे, एरियाज बढ़ते जाएंगे और पॉपुलेशन वहाँ पे डेंस होगी, तो हो सकता है कम पे भी 2 MP हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एरिया डेंस होता है। तो इतना समझने की नहीं ज़रूरी है। हमारे पास 3 क्या है, मेरे साथ एक बार रिवाइज कीजिएगा। लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर में कौन है, प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट किसे कहते हैं, राष्ट्रपति। कोई बताएगा इस टाइम का राष्ट्रपति का नाम, द्रौपदी मुर्मू। और राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं, 245, और लोकसभा में 545। लेकिन अब जो संसद बनी है उसमें सीटें बढ़ने का चांसेस है, ठीक है नहीं, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। कोई बताएगा एनीवन कि राज्यसभा बड़ा होता है लोकसभा, बताओ,
बताओ बताओ। सर वो बता दीजिए उसका नाम हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल्स तो दोनों है, राज्यसभा भी है, लोग भी है, हाउस में ही रहते हैं सब पीपल्स। स्टेट में होता है। नहीं वो तो है, वो राज्यसभा लोकसभा स्टेट से मतलब नहीं, स्टेट असेंबली नीचे आती है जिसमें एमएलए होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा अखिलेश और योगी को बहस करते हुए, लेकिन कभी मोदी को, अमित शाह को और भी जो बड़े बड़े हमारे सुप्रीम लीडर हैं उनको आपने लोकसभा में इनमें देखा होगा। जो मिनिस्ट्रीज मैंने आपको बताई है ना, रेलवे मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, इरिगेशन मिनिस्ट्री, ये दीज आर ऑल मिनिस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन, ठीक है, ये लोकसभा में। देखो राज्यसभा में ना ज्यादातर अक्सर लोग एजुकेटेड जाते हैं, पढ़े लिखे लोग जाते हैं, उसमें इलेक्शन का जो है ना इतना झंझट नहीं होता है, उसमें सिलेक्टिव पीपल्स जाते हैं जिनके पास कोई स्किल्स है, वो किसी न किसी डिपार्टमेंट को अप्रोच कर सकते हैं, कोई अच्छी आपको गाइडेंस दे सकते हैं, उन्हें पता है कि ये हमारे लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, तो उनको पढ़े लिखे लोगों को, हालांकि कहलाता तो अपर सभा यही है, लेकिन लिटरली हकीकत में बड़ा तो लोकसभा ही है, सीट की बुनियाद पे भी, क्योंकि 545 है, और फिर जनप्रतिनिधि है। हाँ पावर की बुनियाद पे भी, क्योंकि असल जो डिसीजंस लिए जाते हैं देश के लिए, जो असल डिसीजंस बनते हैं वो लोकसभा में ही बनते हैं। सारे बिल्स जितने भी बनते हैं टेबल किए जाते हैं स्पीकर के सामने, वो लोकसभा में किए जाते हैं, और स्टेट असेंबली में स्टेट के लिए छोटे छोटे बनते हैं, पूरे नेशन वाइज इनमें बनते हैं। इतना क्लियर है। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्ट्री, कैबिनेट मिनिस्ट्री में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, मैंने आपको सारे मिनिस्ट्रीज बता दिए पहले, मैंने रिवाइज करा दिए, एक बार वीडियोस को फिर देख लेना। और एडमिनिस्ट्रेशन जिसने आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, आईएएस ऑफिसर जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं ना, यूनियन पब्लिक सर्विस ऑफ कमीशन, एक एग्जाम होता है, उसको दे करके बनते हैं डीएम, एसडीएम और आईपीएस जितने भी, और फॉरेन सर्विस में जितने भी लोग जाते हैं वो कौन सी बॉडी में आते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी में। और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कोई बताएगा सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होते हैं, कितने? 2 सुप्रीम कोर्ट में 31 जज होते हैं, 30 छोटे जज होते हैं, एक बड़ा होता है जिसको सीजीआई बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है नहीं। और इसका जो है ना सिस्टम बहुत डिप्लोमेटिक, बहुत अलग तरीके का, वो कभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे एक चीज ये समझ में आ गया ना, पूरा बेस। अब इसमें एक चीज समझ लो, लेजिस्लेचर में से लोग जो बनेंगे इलेक्शन में जीतेंगे, और जीतने के बाद में जब बहुमत बनेगी वो कार्यपालिका में आएंगे, उसी में से सिलेक्शन होकर के एक को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, जो सारे डिसीजन मेकिंग रहेगी। कॉन्स्टिट्यूशन की चल रही है, और अभी कोई आर्टिकल हमने डिस्कस नहीं किया, अभी आर्टिकल तो हम अब इसके बाद से डिस्कस करना शुरू करेंगे, क्योंकि बेसिक पहले आपको बेसिक आना चाहिए, उसके बाद में फिर मिनिस्ट्री सेट होंगी कि भाई मेरा ये आदमी ये मिनिस्टर बनेगा, ये आदमी ये मिनिस्टर बनेगा, ये मेरा आदमी ये मिनिस्टर बनेगा। देखो टाइम तो ओवर नहीं हो रहा है, टाइम हो गया ना, तो ठीक है, इतना सब क्लियर है ना, फिर करेंगे नेक्स्ट लेटर, ठीक है, उसको क्लिक कर दो। lecture was the interesting or not?